हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई सोमेश वर्मा एमएस एग्जाम फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी प्लस की, जैसा कि आपको पता है कि यूपी प्लस की वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके लिए हमने जीएस का एक छोटा सा टॉपिक संविधान, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको हम देखेंगे। और संविधान की बात करें तो संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसको लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया था। तो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो साथियों आइए इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 से 4, तो अनुच्छेद 1 से 4 के अंदर क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 1 से 4 के अंदर बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि इसके अंदर जो चलता है वो 28+8, जैसा कि आप जानते हो 28+8 का आंकड़ा चलता है। यानी कि 28 जो हैं वो राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है 5 से 11 तक के अनुच्छेद। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है नागरिकता। इसमें बताया गया है नागरिकता, यानी कि भारत की जो नागरिकता है वो। अब ये नागरिकता वाले 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद है, इसको 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 से इन अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। यानी कि 26 नवंबर से ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अब इसको देखते हैं, तो इसमें जो है विधि के समान समानता, विधि के समान समानता, विधि के समान समानता अनुच्छेद 14 के अंदर है। अनुच्छेद 15 के अंदर जो है, जैसे अनुच्छेद 15 के अंदर है धर्म, लिंग, नस्ल और जाति का जो जाति के स्थान पर जो भेदभाव किया जाता है वो अनुच्छेद 15 के अंदर बताया जाता है। यानी कि धर्म, नस्ल, लिंग और जाति के स्थान पर जो भेदभाव किया जाता है, यानी कि भेदभाव जो किया जाता है वो अनुच्छेद 15 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 16 के अंदर देख रहे साथी हो, तो अनुच्छेद 16 के अंदर जो बताया गया है वो है लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक नियोजन का जो गठन बताया गया है तो वो अनुच्छेद 16 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 17, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17, इसमें क्या है, ये अस्पष्टता के लिए बताया गया है। अस्पष्टता, अस्पष्टता के बारे में बताया गया है, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं। तो ये काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 18, इसमें क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। यानी कि उपाधियों का अंत, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, और सेना के द्वारा परमवीर चक्र है, वीर चक्र है और महावीर चक्र है। तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, यानी कि 19 का ए कह सकते हो आप। तो इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता के बारे में जो बताया गया है अनुच्छेद 19 के ए में बताया गया है। और यहीं से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 का एफ। अनुच्छेद 19 का एफ जो है, इसमें क्या बताया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वो 19 के एफ में बताया गया है। क्या है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 19 के एफ से हटा करके अनुच्छेद 300 के काम में जाकर के रख दिया गया है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अनुच्छेद 21, इसमें देखते हैं, तो इसमें मिलता है हमें प्राण और देह की स्वतंत्रता। यानी कि प्राण और देह की स्वतंत्रता, प्राण और देह की स्वतंत्रता, प्राण और देह की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्राण और देह की स्वतंत्रता के बारे में जो अनुच्छेद 21 में
बताया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 का फर्स्ट, अनुच्छेद 21 का ए, जिसे बोलते हो आप अनुच्छेद 21 का ए बोल सकते हो। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है निःशुल्क शिक्षा। क्या है? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा यानी कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जैसे कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उसमें उनको निःशुल्क शिक्षा, भारत सरकार के द्वारा उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 24 यानी कि अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 के बारे में देखें हम। तो अनुच्छेद 24 के अंदर जो बताया गया है वो बताया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का ये मतलब होता है कि जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको कल कारखानों में काम ना करने दिया जाए। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 25, इसमें क्या बताया गया है? यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें बताया गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 के अंदर बताया गया है। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 29, अब अनुच्छेद 29 के बारे में क्या बताया गया है? इसमें अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। ठीक है। यानी कि 29 में जो बताया गया है वो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण के बारे में 29 में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32, आईएमपी है ये, यानी कि इम्पोर्टेंट है ये। आर्टिकल 32 के बारे में देखें तो आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। चलिए इधर लिख देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा। ठीक है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अभी आगे। अनुच्छेद 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत ही वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39 के अंदर। तो अनुच्छेद 39 के अंदर जो देखते हैं, यानी कि अनुच्छेद 39 है, 39 का ए। अनुच्छेद 39 के अंदर क्या है? 39 के अंदर है निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता, ये है 39 ए के अंदर। ठीक है साथियों। अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ये अनुच्छेद 40 जो है, यानी UPSSC पैट का एग्ज़ाम जो हुआ था 24 अगस्त को, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है। तो अनुच्छेद 40 के अंदर जो बताया गया है ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा अनुच्छेद प्रेरित है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो अनुच्छेद प्रेरित है वो है अनुच्छेद 40। ठीक है। इस बात को नोट कर लेना कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा अनुच्छेद प्रेरित है। तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट अनुच्छेद 44 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 44 में मुझे बताया गया है समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता जो है तो ये अनुच्छेद 44 के अंदर है। अगर मैं ये पूछूँ कि समान सिविल संहिता भारत के प्रेजेंट में भारत के किस राज्य में लगाई गई है,
तो वो राज्य है गोवा। चलिए इधर ले लेते हैं, गोवा कहाँ लगाई गई है, वो लगाई गई है, राज्य है गोवा, गोवा के अंदर लगाई गई है। तो कुछ गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा यानी कि गोवा के अंदर लगाई गई है। तो गोवा की राजधानी के बारे में बात करें तो गोवा की राजधानी होती है पणजी, ठीक है तो साथियों। और गोवा के जो सीएम हैं, तो गोवा के सीएम है अभी प्रेजेंट में प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है साथियों। और गोवा की प्रमुख नदी के बारे में बात करें, यानी कि गोवा की जो नदी है वो है मांडवी, मांडवी गोवा की प्रमुख नदी है साथियों, ठीक है। तो ये गोवा के। और नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 48 यानी अनुच्छेद 48 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 48 में जो मिलता है वो मिलता है हमें कृषि एवं पशुपालन, कृषि और पशुपालन लिख तो रहा है ना आपको, कृषि और पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन जिसको हम बोलते हैं गौ हत्या को रोकना, गौ हत्या को रोकना, गौ हत्या को रोकना, कृषि एवं कृषि और पशुपालन जिसको बोलते हैं हम गौ हत्या को रोकना। ये क्वेश्चन, ये अनुच्छेद 48 जो है, जो हाल ही में पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें पूछा गया था कि गौ हत्या को रोकना किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, तो वो अनुच्छेद 48 था, उसमें ऑप्शन भी था अनुच्छेद 48। तो गौ हत्या को रोकना अनुच्छेद 48 के तहत ही बताया गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए, इसमें जो बताया गया है वो बताया गया पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 48 के अंदर, थोड़ा नीचे पड़ रहा है 48 के अंदर। और अनुच्छेद 50 के अंदर देखें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो गठन है वो अनुच्छेद 48 के अंदर है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो गठन है 48 के अंदर। इधर थोड़ा लिख देता हूँ मैं, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का जो पृथक होता है अनुच्छेद 50 के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद नेक्स्ट देखते हैं साथियों। आज 1 से लेकर 150 तक के जो अनुच्छेद हैं हम उन सबको कवर करेंगे। तो 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, इसको साफ कर लूँ थोड़ा मैं, ठीक है साथियों। थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ, अनुच्छेद पूरा ना लिख के। तो इधर देखिए अनुच्छेद देखें हम, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 के अंदर बताया गया कि भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के बारे में, विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति है यानी कि अनुच्छेद 51 के अंदर भारत की विदेश नीति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का फर्स्ट, अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में क्या है, अनुच्छेद 51 का जो फर्स्ट है उसमें बताया गया है मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं, जिनको मूल कर्तव्य बोलते हैं या मौलिक कर्तव्य आप कुछ भी बोल सकते हो, हम लिख देते हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और ये मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत रखा गया है। किसमें? 51 के फर्स्ट में। और किस समिति के तहत रखा गया है? वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। आप सभी को पता है अनुच्छेद 52 के तहत क्या है। अनुच्छेद जो 52 है उसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 के अंदर बताया गया है। और आपको बता दूं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, यानी कि जो आयु होती है न्यूनतम जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। और यही 35 वर्ष किसमें होती है? उपराष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए, यानी कि भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी चाहिए? तो उसके लिए चाहिए 25 वर्ष, 25 वर्ष चाहिए। और सीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष चाहिए, उनकी न्यूनतम आयु है। और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। ठीक है साथियों, यानी कि राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के बारे में ये बताया कि आयु 35 होती है इसकी, और उपराष्ट्रपति की भी 35 होती है, और राज्य के अंदर जो राज्यपाल होता है उसकी भी आयु 35 होती है, प्रधानमंत्री की आयु 25 होती है बनने के लिए, नियुक्त होने के लिए, निर्वाचन होने के लिए, ठीक है कि नहीं, और सीएम की भी कितनी होती है, 25 होती है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 53 यानी कि 53। अनुच्छेद 53 के बारे में देखा जाए तो अनुच्छेद 53 में देखते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो न्यायपालिका शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ, वो अनुच्छेद 53 के अंदर, यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी कि अनुच्छेद 53 के अंदर जो राष्ट्रपति के पास कार्यपालक शक्तियाँ रहती हैं वो अनुच्छेद 53 के अंदर रहती हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 54 जो है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होगा। मैं लिख देता हूँ, यानी कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल होगा, और क्या हुआ, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल होगा, यानी राष्ट्रपति निर्वाचन करने के लिए, नियुक्त करने के लिए निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 के अंदर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या लेगा, शपथ, यानी कि राष्ट्रपति की इसमें शपथ रहती है, राष्ट्रपति की शपथ रहती है अनुच्छेद 60 के अंदर। नेक्स्ट देखें अनुच्छेद 61 के बारे में, अनुच्छेद 61। अब अनुच्छेद 61 के बारे में देखा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और ये महाभियोग संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, चाहे भले ही वो लोकसभा से हो और चाहे वो राज्यसभा से हो, किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो 61 के अंदर क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वियोग, ठीक है साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट अनुच्छेद जो आता है, अनुच्छेद आता है 63, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंदर क्या होता है कि अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 64 जो है, अनुच्छेद 64 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, तो वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, यानी कि पदेन सभापति के या पदेन अध्यक्ष के, तो वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में क्या है, पदेन अध्यक्ष मान लीजिए, अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा के अंदर पदेन अध्यक्ष। और यही सेम बात किस आर्टिकल में बोली गई है, यही सेम बात आर्टिकल नंबर 89 के अंदर बोला गया, जिसको हम आगे थोड़ा देखते हैं आगे, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 के अंदर क्या है कि अनुच्छेद 65 में जो बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। जैसे कि राष्ट्रपति कभी कभी दौरे के लिए निकल जाते हैं, तो उनका कार्यभार संभालने के लिए वो यहाँ पर नहीं उपस्थित रह पाते हैं, तो उसके लिए उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे, ठीक है कि नहीं। तो राष्ट्रपति की जगह दिखाई दे रहा है ना आपको, राष्ट्रपति की जगह कार्य करेंगे, ठीक है साथियों, राष्ट्रपति की जगह कार्य करेंगे। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72, यानी कि अनुच्छेद 72 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 72 के अंदर जो बताया गया है, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 72 के अंदर बताया गया है। क्षमादान शक्तियाँ, आप क्षमादान शक्तियाँ बोल सकते हो, क्षमादान शक्तियाँ किसकी, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है नहीं। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 के अंदर जो बताया गया है, इसमें जो बताया गया है मंत्रिपरिषद, यानी इसमें क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगी एक, जो किसके लिए होगी, मंत्रिपरिषद,
ये केंद्र सरकार के लिए होगी। मंत्रिपरिषद जो है केंद्र सरकार के लिए होगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के लिए, ठीक है कि नहीं, केंद्र सरकार के लिए। और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? इस मंत्रिपरिषद का हम पूछें कि प्रधान कौन है, तो इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो कौन है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है साथियों, यानी कि इस अनुच्छेद 74 के अंदर मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद यानी कि केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद होगी, और जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, यानी कि हम अनुच्छेद 75 का फर्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 75 का फर्स्ट, जिसमें क्या होगा? अनुच्छेद 75 के फर्स्ट के अंदर है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे तो उनके बारे में जो उल्लेखन या गठन किया गया है या निर्वाचन किया गया भारत के लिए, तो अनुच्छेद 75 के फर्स्ट के में अनुच्छेद में किया गया है इनका। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 के अंदर क्या बताया गया है? यानी कि अनुच्छेद 76 में बताया गया है महान्यायवादी, यानी कि महान्यायवादी क्या? महान्यायवादी वो यानी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील जो है उसे बोलते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी, महान्यायवादी किसका महान्यायवादी होगी जी? ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील। यहाँ लिख देता हूँ मैं, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, ठीक है साथियों, लिख लेना आप। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसका? भाई केंद्र सरकार का सबसे बड़ा, जिसको हम केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील बोलते हैं, वो महान्यायवादी। और प्रेजेंट में जो महान्यायवादी है वो कौन है? प्रेजेंट में जो महान्यायवादी है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में जो महान्यायवादी है भारत के अंदर वो कौन है? तो वो है अभी के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल, जो कि महान्यायवादी है, जिनको हम केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील भी कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद के बारे में। तो नेक्स्ट जो अनुच्छेद आएगा, देखिए नेक्स्ट जो अनुच्छेद आने वाला है वो है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, यहीं लगे में लगा देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। ठीक है साथियों, यानी कि इसे याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको, यानी कि सरला बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि सरला। इसमें क्या है? अनुच्छेद जो 79 है, अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 81 है, इसमें क्या है? सरला मतलब इसे बोलते हैं संसद, और रा से हो जाएगा ये राज्यसभा, और ला से हो जाएगा ये लोकसभा। ठीक है साथियों, यानी कि अनुच्छेद 79 के अंदर बताया गया है संसद, 79 के अंदर संसद बताया गया है, और अनुच्छेद 80 के अंदर जो बताया गया है वो राज्यसभा बताया गया है, अनुच्छेद 81 के अंदर बताया गया लोकसभा बताया गया है। अनुच्छेद 79, यानी कि अनुच्छेद 79 के अंदर तुमको संसद बताया गया था, अनुच्छेद 80 के अंदर तुमको राज्यसभा बताया गया है, अनुच्छेद 81 के अंदर तुमको लोकसभा बताया गया है। यानी कि बात कर लेते हैं संसद की बात करें, जैसे संसद की बात करें तो संसद के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है कि नहीं। एक चौथा पार्ट भी माना जाता है, मीडिया को चौथा पार्ट मानते हैं। तो हम इस टाइम तो 3 पार्ट देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति, पहला होता है राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति, उसके बाद होता है राज्यसभा, उसके बाद होता है लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। अभी पीछे देख के आए थे कि इसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है नियुक्त होने की। और राज्यसभा के बारे में देखें तो राज्यसभा में जो होती हैं अधिकतम सीटें देखें तो सीटों की संख्या, अधिकतम सीटें देखें इसमें तो अधिकतम सीटें होती हैं 250, और इसमें न्यूनतम सीटें जो कितनी होती हैं, यानी कि अधिकतम सीटें इसकी 250 होती हैं, और लेकिन वर्तमान में सीटें कितनी हैं इसकी? तो वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 12 एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है साथियों, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो है
अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 अधिकतम सीटों की संख्या है। और वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो है 545, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, यानी कि छोटा सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर है 89, यानी कि अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है 89, यानी कि पीछे हमने देखा था कि अनुच्छेद 89 के अंदर क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 89 के अंदर बताया गया है कि राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति, यानी कि राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति, यानी कि राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति जो होते हैं वो 89 के अंदर बताया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद जो देखते हैं हम, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 105 में देखते हैं तो संसदीय विशेषाधिकार, जैसे संसदीय विशेषाधिकार हैं तो अनुच्छेद 105 के अंदर बताया गया है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जो बताया गया अनुच्छेद 105 के बारे में बताया गया है। ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंदर देखें तो अनुच्छेद 108 में बताया गया है संयुक्त बैठक, किसकी? जो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक करता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करता है। लेकिन बैठक करने के लिए बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं तो वो राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं, लेकिन अध्यक्षता करने के लिए जो बुलाते हैं तो अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक कौन करवाता है? तो संयुक्त बैठक जो बुलवाता है वो राष्ट्रपति बुलवाता है। तो इसमें क्या है? संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक हर 6 महीने के बाद बुलाई जाती है, यानी 6 महीने का अंतराल रहता है। 6 महीने में एक संयुक्त बैठक होती है, साल भर में 2 संयुक्त बैठक की जाती है। और संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है कि नहीं साथियों। नेक्स्ट अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 के बारे में देखें तो धन विधेयक, क्या बताया गया है इसमें? धन विधेयक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 110 में। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से 110 से कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय जो लेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। और लोकसभा अध्यक्ष, अभी बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष है कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष अभी इस टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अध्यक्ष किसके? लोकसभा के। कौन है? ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है नहीं। ये इनका संसदीय क्षेत्र जो आता है वो कोटा आता है, कोटा राजस्थान से जी आते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं साथियों हम अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 के अंदर देखते हैं कि अनुच्छेद 112 के अंदर क्या है। तो अनुच्छेद 112 के अंदर जो है वो बताया गया है बजट। लेकिन बजट किसका? ये केंद्र सरकार वाला बजट है, राज्य सरकार का बजट अलग आता है। ये केंद्र सरकार का बजट है। किसका है? केंद्र सरकार का बजट है, जो तुम्हारी पेपरलेस बजट को अभी उठा करके डिजिटल बजट लाई हैं। वो निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट को उठा करके ये डिजिटल बजट लेके आई हैं। अभी 2021 में ही फरवरी के महीने में आया था बजट हमारा। तो ये केंद्र सरकार वाला बजट है अनुच्छेद 212 के अंदर। नेक्स्ट अनुच्छेद 123 में देखा जाए तो अनुच्छेद 123 के अंदर क्या है कि इसमें जो बताया गया है इसमें राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां बताई गई हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो उसकी शक्तियां बताई गई हैं, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, अध्यादेश जारी
करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। वही बताया गया इसमें कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति या शक्तियाँ, आप कुछ भी लिख लेना, शक्तियाँ या शक्ति, तो अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 124 जो है उसमें बताया गया, अभी मैंने पहले बताया था आपको, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है हमारा। अनुच्छेद 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? मैंने आपको पीछे बताया था, वो आर्टिकल था किस 32, यानी आर्टिकल नंबर 32 के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद, चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड रुकिए। अनुच्छेद इसमें देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद 148, यानी कि अनुच्छेद 148 के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं। अनुच्छेद 148 के बारे में देखें तो इसमें जो बताया गया है 148 के अंदर, वो बताया गया कैग, जो केंद्र सरकार के लिए बनाई गई है। कैग केंद्र सरकार के लिए जो बनाई गई है, कैग बनाई गई है। तो कैग के बारे में CAG, एक होता है CGA, इधर आपको लिख देता हूँ मैं, एक होता है CGA और एक होता है CAG। तो अभी जो कैग के अध्यक्ष हैं वो फिलहाल में कौन है? कैग के अध्यक्ष वो वर्तमान में पूछे जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के अध्यक्ष हैं। और अनुच्छेद 148 के अंदर आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ 48, अनुच्छेद 148 के अंदर कैग के बारे में बताया गया और कैग के जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर, साथियों 1 से लेकर 150 तक, लगभग 1 से लेकर 150 तक के अनुच्छेदों को देखा, पढ़ा, और इसका जो पार्ट 2 आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? और दोस्तों हमने जो 1 से 150 तक के अनुच्छेद आपको पढ़ाए हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो 150 से ऊपर होंगे, और बाकी सारे 395 तक के अनुच्छेद पार्ट 2 में होंगे। तो दोस्तों चलिए, और इस वीडियो को, और आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा ये अनुच्छेद आपका 1 से 150 तक आपकी समझ में आया या नहीं आया, देखिए और कमेंट बताइए। थैंक यू दोस्तों। चलिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।